प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बिठा दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कोर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे। देव देव धाम करो, तुमरे बालक को लगता जाड़। माँ उन्हें चूम कर बुलाती और बड़े बड़े कोर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डालते खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की वधू श्यामा सांवली सलोनी, रूप राशि की खान और मृदु भाषण, सुशीला और शांत स्वभाव थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुटती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहाँ तक कि चंपा और श्यामा अलग हो गईं। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो किसी समय एक पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की शाख में बट्टा ना लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों में अब भ्रात स्नेह ना था, केवल भाई के नाम की लाश थी। माँ भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वे नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वे समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए भी एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लौट जाता। अब यदि एक भाई की मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर 4 पुत्र और 4 पुत्रियां। कुछ पाइयों की जिम्मेदारी कहाँ तक संभलती। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ, पेड़ पत्ते भी न बचे। इस कन्या का भी गोना ना हुआ कि माधव पर 2 साल का बकाया लगान का वारंट आ गया। कन्या के गहने गिरो, बंदूक रखे हुए गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी, तुरंत नए रिश्तेदारों की सूचना दी। तुम लोग बेसूध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपया कहाँ से आए? ना जमीन, ना जायदाद, ना बाग, ना बगीचा रहा। विश्वास वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक ना था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्दू आजकल मैं भी तंग हो रहा हूँ। तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर्ण से बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध किया जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित को 125 रुपये होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की।
हमारे पास होता तो कोई बात ना थी, परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे पर आता क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या, जो कुछ जगह जायदाद है वही यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे की मर्मभेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होगी? परंतु हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आए, पर गवई में तो कोई सेंत में रहने वाला ही नहीं, फिर साजे की चीज ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2 4 20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4 20 हो जाएंगे और क्या। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा, अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भावज के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। बोला, और रुपये कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4 20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ उड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं, यहाँ तो कच्चा सूद भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है, केवल नाम का ध्यान है। नहीं एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा, और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है, मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुख सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर वाक्य निपुण रमणी थी। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ, मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4 20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह ना जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भार कठोर तो है। अब देखने की श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी साख शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। परंतु शौक एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चार पर पे बैठे रेहन का मसवीदा तैयार करने में लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, पर खत की शान व सुधरती। केदार का मुखरा विंद विकसित था और चंपा फूलों नहीं समाती थी। माधव कुमलाया और मलान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हितना, भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखने वाले का नाम? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डबडबा गईं। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत से तो किसी साहूकार की थी। जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रहमनामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? यही दबा ही बैठता तो क्या रुपये पानी में चले जाते? श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथे लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहाना सुनहरा
प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितना उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों की मेरी ही कोख में जन्म लेना था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हुई एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।